हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे से होंगे और जोर शोर से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिट 6 के एक टॉपिक के बारे में जो कि है फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस। तो स्टार्ट करते हैं फूड से। फूड इज एनी सब्सटेंस दैट इज कंज्यूम्ड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द बॉडी। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो खाया जाए जिससे शरीर को पोषक तत्व मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, उसे फूड कहा जाता है। अब वो प्लांट ओरिजिन भी हो सकता है, यानी कि वो पेड़ पौधों से भी लिया गया हो सकता है, और वो एनिमल इन ओरिजिन भी हो सकता है, यानी कि मीट भी हो सकता है या मिल्क भी हो सकता है जो पशुओं से लिया गया हो। तो कोई भी सब्सटेंस जो खाया जाए जो आपकी बॉडी को पोषक तत्व देता है उन्हें फूड कहा जाता है। फाइन। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि फूड वही सब्सटेंस होगा जिसके अंदर जरूरी न्यूट्रिएंट्स होंगे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे। और वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जिस भी सब्सटेंस में ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे उसे कहा जाएगा फूड। अब फूड को ऑन द बेसिस ऑफ उनके फंक्शन पे 3 टाइप्स पे डिवाइड किया गया है। वो क्या है? फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड, जिससे हमारे शरीर को काम करने की ताकत मिलती है। उसमें क्या आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स किस में होते हैं? ग्रेन्स में, अनाज में, और फैट्स ऑयल, फैट्स हो गया ऑयल में, बटर में, घी में। तो इनसे हमें मिलती है एनर्जी काम करने की। सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ही प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड, वो फूड जो हमारे शरीर में नए नए सेल्स को बनाने में, नए नए बॉडी के रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कभी चोट लग जाती है तो हम देखते हैं कुछ दिनों में उसके अंदर जख्म आ जाता है, दोबारा से स्किन क्लियर बन जाती है। वो किससे बनती है? दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन, क्योंकि जो बॉडी है दोबारा से रिपेयर हो रही है, बिल्ड हो रही है, हमारे मसल्स ग्रो होती हैं, बोन्स ग्रो होती हैं, हाइट बढ़ती है। उन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? दैट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिव फूड, वो खाना जो हमें बीमारियों से बचाता है या बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करता है, तो वो हो गया प्रोटेक्टिव फूड। अब इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन फूड्स होते हैं 3 टाइप के। फर्स्ट इज एनर्जी, जो हमारे शरीर को ताकत देता है काम करने की। सेकेंड इज बॉडी बिल्डिंग, जो शरीर को रिपेयर करने की और नए नए सेल्स बनाने की ताकत देता है। एंड द लास्ट इज प्रोटेक्टिव, जो हमारे शरीर को बचाता है बीमारियों से। एक और टाइप में फूड्स को डिवाइड किया जाता है, दैट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस बट जनरली उनकी शेल्फ लाइफ के बेस पे। शेल्फ लाइफ मतलब एक खाने को खराब होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब उसे आप कंज्यूम करने के लिए कितनी देर तक रख सकते हैं। तो जो इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है उसे कहा जाता है पेरिशेबल। शेल्फ लाइफ क्या हो गया? कि कोई खाना कितनी देर तक बिना खराब हुए रह सकता है। और जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है, जो खराब नहीं होते, वो आ जाते हैं नॉन पेरिशेबल में। तो जितने भी मार्केट में फास्ट फूड वगैरह है ना, वो पेरिशेबल होते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। आप देखें, आप कोई भी पैकेट फ्रूट खरीदते हैं, जैसे चिप्स हो गया या बिस्किट्स हो गया, उस पर लिखा होता है एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो वो कुछ अपनी इनबिल्ट लाइफ के साथ आते हैं कि 6 महीने के अंदर उसे कंज्यूम कर लीजिए, अदरवाइज दे आर नॉट फिट फॉर कंजम्पशन। तो कुछ होते हैं नॉन तो कुछ होते हैं नॉन पेरिशेबल। नॉन पेरिशेबल वो होते हैं जिनकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत लंबी होती है, जो कभी खराब नहीं होते। जैसे कि अनाज, जैसे कि अगर आपने कनक रखी है जो बिना पिसवाए हुए रखी है, आप उसे काफी देर तक स्टोर करके रख सकते हैं, वो नहीं खराब होती। तो इसके अंदर आ जाए नॉन पेरिशेबल में आ जाते हैं सीरियल्स। फाइन, चलिए नेक्स्ट इज आईसीएमआर ने सभी फूड प्रोडक्ट्स को 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है। आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। विजिबल है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अकॉर्डिंगली पूरे फूड प्रोडक्ट्स को 5 ग्रुप्स में, मेजर 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। वो मेजर 5 ग्रुप्स क्या हैं? पहला आ जाता है सीरियल्स एंड ग्रेन्स, यानी कि सब अनाज
जितने भी अनाज अवेलेबल हैं वो आ जाते हैं, जैसे राइस, व्हीट, फिर यू कैन से बार्ली, ठीक है, मेज, ठीक है, ज्वार, बाजरा, ऑल कम्स अंडर सीरियल्स एंड ग्रेन्स। सेकेंड इज पल्सेस एंड लेग्यूम्स, तो सभी दालें इसके अंडर आ जाती हैं सेकेंड फूड ग्रुप में, दैट इज पल्सेस एंड लेग्यूम्स, जैसे ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम हो गया, लेंटिल्स हो गया। फाइन, नेक्स्ट इज मिल्क एंड मीट, तो इसके अंदर आएंगे वो सभी प्रोडक्ट जो मिल्क से डिराइव्ड है और हर तरह का मीट भी, तो ये आ जाएगा थर्ड फूड ग्रुप में, दैट इज मिल्क एंड मीट। फोर्थ फूड ग्रुप इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कम्स अंडर दिस ग्रुप, जैसे किसी भी तरीके का फूड हो, चाहे फिर वो किसी भी मौसम में आता हो, दैट कम्स अंडर दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एंड लास्ट इज फैट एंड शुगर, तो ये जो फैट और शुगर है ये हमारी बॉडी को बहुत लेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है, तो इसीलिए इसे एक सेपरेट ग्रुप में रखा गया है, दैट इज फैट एंड शुगर के ग्रुप में। और फैट के एग्जांपल जैसे ऑयल, घी एंड शुगर जो हम लेते हैं आइदर इन द रिफाइंड फॉर्म और अनरिफाइंड फॉर्म। फाइन, अब है आरडीए। आरडीए इज अ रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, मतलब एक इंसान को पूरे दिन में कितने अमाउंट का खाना या कितनी अमाउंट एनर्जी या कितने अमाउंट कैलोरीज उसे लेनी है, तो ये हर इंसान के लिए कुछ रेकमेंडेड अमाउंट होता है जिसे कंज्यूम करने से उसे बेनिफिट होगा और कोई नुकसान नहीं होगा, अननेसेसरी वेन गेट नहीं होगा, एंड दिस अमाउंट इज नेसेसरी फॉर इट्स हिज और हर वर्किंग। तो वो आरडीए क्या है, दैट इज रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। एक आदमी के लिए जो कि अराउंड ऑन एन एवरेज 60 kg का है, उसके लिए ये रखा गया है 2300 टू 2900 किलो कैलोरीज। तो एक आदमी जो अराउंड ऑन एन एवरेज 60 kg का वेट करता है, उसे दिन में इतनी कैलोरीज का इंटेक चाहिए, कितना, 2300 से 2900 तक। और फीमेल ऑफ द सेम वेट, उसके लिए कितना रेकमेंडेड है, दैट इज 1900 एंड 2200। अब ये देखने वाली है कि सेम वेट के लिए मैन और विमेन के लिए आरडीए अलग अलग क्यों है। तो जनरली देखा जाता है, होता भी है कि जो विमेन्स होती हैं उनका जो मसल का वेट होता है, मसल का जो मास होता है, वो आदमियों के कंपैरेटिवली कम होता है, और स्ट्रेचर में भी दे आर स्मॉलर देन द मेल जनरली ऑन एन एवरेज, ये देखा गया है। दैट्स वाई उनको जो रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है दैट इज लेस देन द मैन। फाइन, ये एक मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिया है कि अबाउट 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स कितनी कैलोरीज प्रोड्यूस करते हैं। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 4 किलो कैलोरी प्रोड्यूस करते हैं, और सबसे ज्यादा किलो कैलोरी प्रोड्यूस होती है 1 ग्राम ऑफ फैट से, दैट इज 9 किलो कैलोरीज। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि पूछ सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ फैट, हाउ मेनी किलो कैलोरीज इज प्रोड्यूस्ड बाय द 1 ग्राम ऑफ फैट। तो ये आप ये तीनों का आप याद रखें। फाइन, 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स में 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन भी अराउंड सेम प्रोड्यूस करता है, बट जो फैट है दैट रिलीज मोर अमाउंट ऑफ किलो कैलोरीज। ठीक है, ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का फूड है जो आजकल के सिनेरियो में बहुत कॉमनली कंज्यूम किया जाता है, और वो है फास्ट फूड। जैसे इसके नाम से ही जाहिर हो जाता है, फास्ट फूड मतलब वैसा खाना जो जल्दी से बन भी जाए और जल्दी से आपको सर्व भी कर दिया जाए। तो द फूड दैट इज क्विकली प्रिपेयर्ड एंड क्विकली सर्व्ड, ठीक है, जल्दी से बन भी गया और सर्व भी हो गया, दैट इज कॉल्ड फास्ट फूड। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए वो इसमें बहुत कम अमाउंट में होते हैं, और अननेसेसरी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो जनरली हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, और अगर वो हम ना ही कंज्यूम करें तो ही हमारी बॉडी के लिए बेटर है। फाइन, तो क्या है इसके न्यूट्रिशन लिमिटेशन? सबसे पहले फोलिक एसिड एंड फाइबर्स तो ना के बराबर होते हैं। आप जो भी फास्ट फूड ले, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, उसमें फाइबर्स आर नेग्लिजिबल, जीरो के अमाउंट में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है वहां? फैट, जो कि हमारी बॉडी में उतना अवेलेबिलिटी में हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे फूड पिरामिड में हम पढ़ेंगे कि किस अमाउंट में हमें किस फूड ग्रुप को कंज्यूम करना चाहिए। तो जो फैट होता है वो हमारी बॉडी में लेस अमाउंट में हमें रिक्वायर्ड होता है, बट फास्ट फूड में इट इज प्रेजेंट इन अ लार्ज कॉन्सेंट्रेशन। फाइन, उसी तरह से सोडियम, नमक, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए आजकल बच्चों में भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम देखी जा रही है। हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम क्या है? दैट इज हाई बीपी, ठीक है, जो जाके लीड करता है फिर हार्ट डिजीज में। ठीक है, एनर्जी, क्योंकि फैट कंटेंट इसमें ज्यादा होता है, किलो कैलोरीज तो ज्यादा रिलीज करते हैं, बट इंसान को ये लेथार्जिक बना देते हैं, क्योंकि बॉडी को उस फैट को डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो उसकी जितनी भी एनर्जी है ना वो वही यूटिलाइज हो रही है। ठीक है,
तो एनर्जी भी लेस देते हैं एंड द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज ऑल्सो लेस। इन केस अगर फास्ट फूड में मिल्क शेक को ऑर्डर किया जा रहा है तो उसमें कैल्शियम कंटेंट मिलेगा, अदरवाइज किसी और फूड प्रोडक्ट में कैल्शियम नहीं होता एंड द विटामिन आर ऑल्सो नेग्लिजिबल। फाइन। तो फास्ट फूड जो है दैट आर वेरी अनहेल्दी और वो आज के टाइम में सबसे ज्यादा कंज्यूम किए जा रहे हैं। तो एडोलसेंस में ये देखा जा रहा है, ये जो एडोलसेंस की एज होती है, जो मैंने आपको पहले के भी वीडियो लेक्चर में बताया है, दैट इज अ ट्रांजिशन एज फ्रॉम द चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ठीक है, तो इस एज में देखा गया है कि बहुत सी उनकी हैबिट्स की वजह से जो उनका फूड हैबिट्स है ना वो खराब हो रही हैं, जिसका इम्पैक्ट उनकी लॉन्ग टर्म हेल्थ पे पड़ रहा है, लॉन्ग टर्म हेल्थ पे पड़ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि सबसे पहले मील स्किपिंग। मील स्किपिंग कैसे होती है? सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन गेम्स पे इतना बिजी रहते हैं कि खाने का उनको ध्यान ही नहीं रहता और वो मील को स्किप करते रहते हैं, या फिर पीयर प्रेशर के अंडू पीयर प्रेशर की वजह से कि भाई थिन लगना है, पतले होना है, उसकी वजह से वो अपना खाना स्किप कर देते हैं। दोपहर का खाना स्किप कर दिया, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, जिसकी वजह से जब उन्हें भूख लगती है तो वो किस तरफ जाते हैं? दैट टुवर्ड्स स्नैकिंग, अनहेल्दी स्नैकिंग। मैगी खा ली, नूडल्स खा लिए, जो आपकी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आपकी भूख शांत कर रहे हैं, बट जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी को नहीं मिल रहे। फाइन। थर्ड इज डाइटिंग। जैसे मैंने बताया, आजकल जो यंगस्टर्स के अंदर दौड़ मची है कि अपनी बॉडी को फिट करना है, उसके लिए वो एक तरीके के एक प्रॉपर डाइटिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट अननेसेसरी अपनी बॉडी को स्ट्रेस में ला रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो टाइम पे खाना नहीं खाते, जो एग्जैक्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं इनटेक करते। एंड लास्ट इज फास्ट फूड। ठीक है, क्योंकि इजीली मिल जाता है और आपके टेस्ट बड को भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए फास्ट फूड कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से दो इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स जो हैं एडोलसेंस में देखे गए हैं। वो क्या हैं? फर्स्ट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू अपनी बॉडी को फिट करने के लिए बहुत कम खाते हैं, लेस इनटेक होता है, बहुत ज़्यादा कम खाना खाना। ठीक है, जितना बॉडी को चाहिए उससे बहुत कम खाना, जिससे अनड्यू स्ट्रेस पड़ता है बॉडी पर। ठीक है, लेस इनटेक। और दूसरी कंडीशन होती है बुलिमा। बुलिमा जिसमें क्या होता है? बिंज ईटिंग होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, लेकिन जो रिक्वायर्ड आप वेट गेन करना चाहते थे, जो रिक्वायर्ड वेट आप लाना चाहते थे, जो रिक्वायर्ड बॉडी शेप आप एक्वायर करना चाहते थे, वो नहीं मिला। उसकी वजह से फिर जो एडोलसेंट है वो जाता है बिंज ईटिंग की तरफ, ओवर ईटिंग की तरफ, कि मेरे इतनी मेहनत करने पे कुछ मिला नहीं तो चलो कुछ फायदा तो है नहीं, तो ओवर ईटिंग करें, तो उसकी तरफ हो जाती है ओवर ईटिंग। तो दीज टू डिसऑर्डर्स आर वेरी कॉमनली फाउंड इन adolescence. One is anorexia nervosa which is related to less intake of nutrients, essential nutrients, और दूसरा है बुलिमा जिसमें ओवर ईटिंग होती है, बिंज ईटिंग होती है। ठीक है, अब हम ये देखें कि एडोलसेंस की ये जो फूड हैबिट्स है उसे हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कि हमें उनकी टीवी व्यूइंग को या सोशल मीडिया में जो टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं उसे हमें थोड़ा सा रेगुलेट करना होगा। ठीक है, ताकि वो फिजिकल एक्टिविटी में उनको ज़्यादा इंडल्ज करें, ताकि उनके शरीर को जो चाहिए उनमें उनको जो बॉडी है उस हिसाब से काम करना स्टार्ट करे, और उन्हें पता लगे कि उनकी बॉडी में उनको क्या खाना है और कब खाना है। ठीक है, नॉट ओनली कि किस अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को लेना है, बट प्रॉपर टाइमिंग इज ऑल्सो नेसेसरी। तो सबसे पहले आ जाएगा लिमिटिंग द टीवी व्यूइंग। ठीक है, नेक्स्ट इज हेल्दी ईटिंग हैबिट, जो हम बात कर रहे हैं किस अमाउंट में खाना है और कब खाना है। वाटर इनटेक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर इनटेक तो कंप्लीटली खत्म हो गया है। अगर किसी एडोलसेंट को हमें ये उनको मोटिवेट करना होगा कि अगर उनको डाइटिंग करनी भी है तो बेस्ट वे इज कि अगर वो 4 से 5 गिलास ऑफ वाटर हर 2 से 3 घंटे में पिए, तो इट विल हेल्प देम, तो उनकी बॉडी से जो फैट है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। और अगर वो 1 से 2 गिलास ऑफ वाटर खाना खाने के 1 घंटे पहले पी लेते हैं, तो जो भूख है ना वो कम हो जाती है, जो खाना किसी ने खाना है वो उसका जो क्वांटिटी है दैट डिक्रीज्ड। ठीक है, तो वाटर इनटेक जो है वो बॉडी के पूरे सेटअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसकी जो ईटिंग हैबिट्स है उन्हें रेगुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज, चाहे फिर वो आउटडोर एक्टिविटीज हों, जैसे अगर बिल्डिंग्स में जाना है तो लिफ्ट्स का यूज़ ना करें, स्टेयर्स का यूज़ करें,
बैडमिंटन खेले, फुटबॉल खेले, वो सारी एक्टिविटीज़ करे बजाय ऑनलाइन गेम्स खेलने के। तो उनको एक्सरसाइज की तरफ पुश करना। एंड नेक्स्ट इज अब्यूज़, जो भी गलत आदतें हैं जैसे सब्सटेंस अब्यूज़ हो गया या ड्रग अब्यूज़ हो गया, उसकी तरफ उनको जागरूक करना कि वो उनकी हेल्थ के लिए कितने हानिकारक हैं, वो खुद भी ये इस्तेमाल ना करें, और अगर उनके आसपास वो अपने दोस्तों को देख रहे हैं ये यूज़ करते हुए तो उन्हें भी रोकें। तो इन सब चीज़ों से हम उनकी जो ईटिंग हैबिट्स है, जो उनकी फूड हैबिट्स है, उसको हम सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये था फूड के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस। तो फूड आ गया सबसे पहले। फूड का इन सबसे रिलेशन है, क्योंकि खाना अच्छा खाएंगे, न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलेंगे, हेल्दी होंगे तो फिट रहेंगे तो ही सोसाइटी को इन टर्न हम दे पाएंगे, कंट्रीब्यूट कर पाएंगे सोसाइटी की ग्रोथ में। ठीक है, तो ये जो सारे कंसेप्ट हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। तो अब आ जाते हैं हम न्यूट्रिशन की तरफ कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन है साइंस ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस दे कंटेन एंड देयर एक्शन विद इन अ बॉडी। तो न्यूट्रिशन वो साइंस है, वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो पढ़ती है फूड के अंदर उन सारे सब्सटेंस के बारे में, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो या अदर सब्सटेंस हो, और वो किस तरह से हमारे शरीर के अंदर जाकर एक्टिविटी करते हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ना जिस ब्रांच में होता है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए? न्यूट्रिएंट्स हो गए वो सब्सटेंस जो उस फूड के अंदर होते हैं, जो हमारी बॉडी को आइदर प्रोटेक्टिव में इन द प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज हेल्प करते हैं, या फिर बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, या फिर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। फाइन। तो न्यूट्रिशन इज अ साइंस ऑफ फूड, इट इज अ साइंस ऑफ फूड्स, न्यूट्रिएंट्स एंड द सब्सटेंस दे कंटेन एंड देयर एक्शन विद इन अ बॉडी। और जब हम खाना खाते हैं तो वो जाके हमारी बॉडी में क्या क्या एक्टिविटी करता है वो सब हम न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब जब हम खाना खाते हैं और वो हमारे मुंह से हमारे ईसोफेगस में, यानी कि हमारे जो फूड पाइप में है, वहां जाता है, दैट इज कॉल्ड ईजेशन। इंजेशन, खाने को अंदर लेना। देन कम्स द डाइजेशन। जब वो हमारे पेट में, स्टमक में पहुंच गया, देन बहुत से एंजाइम रिलीज होते हैं और वो डाइजेस्ट होता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में रिलीज होता है, डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। फिर आता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन मतलब जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो पेट के जो हमारा स्टमक है उसकी जो लाइनिंग है, उसकी लाइनिंग में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे सुराख से होते हैं, वहां पे जब फूड डाइजेस्ट होता है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और एब्जॉर्ब होके इट गोज टू द ब्लड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और ये ब्लड के थ्रू जब पर्टिकुलर ऑर्गन में पहुंचता है, हमारी बॉडी के पर्टिकुलर ऑर्गन में पहुंचता है, और वहां जाके जो सेल्स होते हैं वो उसको यूटिलाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, तो पहले हमने खाने को लिया, दैट इज कॉल्ड इंजेशन, खाया, फिर वो हमारे स्टमक में गया जहां जाके वो डाइजेस्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। स्टमक में डाइजेस्ट होने के बाद उसकी फाइन लाइनिंग में के थ्रू वो ब्लड स्ट्रीम में गया, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद इट रीच टू आवर रिस्पेक्टिव सेल्स, चाहे वो ब्रेन के सेल हो गए, हार्ट के सेल हो गए, हमारे हाथ हो गए, टांगे होगी, हर जगह एनर्जी चाहिए। वहां जाके जब पर्टिकुलर सेल ने उस एनर्जी को कंज्यूम किया, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एंड फाइनल इज इजेशन। जो बचा हुआ, जो अनयूटिलाइज्ड और जो बची हुई चीजें रह गई वो हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड इजेशन। फाइन। तो इन सभी एक्शंस के बारे में पढ़ना भी आता है न्यूट्रिशन के अंडर। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारी बॉडी को कितने अमाउंट में चाहिए, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इंपॉर्टेंट टाइप्स, दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में चाहिए, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ठीक है, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर which are required in the less quantity, that is calcium, sodium and minerals. Vitamins are also comes under micronutrients. और vitamins कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक होते हैं water soluble, यहाँ पे नहीं होगा, vitamins are of two type, एक हो गया आपका water soluble और दूसरा हो गया fat soluble। ठीक है, विटामिन्स फैट सॉल्युबल जो हो गया विटामिन ए, डी, ई एंड के, एंड सेकेंड इज वाटर सॉल्युबल जिसमें आता है
बी, विटामिन बी एंड सी, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, जिसमें B1 B2 वो सब B12 सब आते हैं, फाइन। अब आते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? जब हम जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए वो हम एक करेक्ट प्रोपोर्शन में और राइट अमाउंट में लें, ठीक है। करेक्ट प्रोपोर्शन, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस इज, एक तो एडिक्वेट अमाउंट एंड सेकंड इज करेक्ट प्रोपोर्शन। जितने अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए उतना, जैसे कि प्रोटीन जो है, अगर कोई इंसान 60 kg का है तो उतने ही ग्राम उसकी बॉडी को प्रोटीन रिक्वायर्ड है, दैट इज अराउंड 60 ग्राम, ठीक है। तो एडिक्वेट अमाउंट की 60 ग्राम का एंड करेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब कि दिन में किस टाइम पे किस प्रोपोर्शन में उसे चाहिए, ठीक है। अब अगर प्रोटीन खा रहा है तो कितना, फैट्स है तो कितना, कार्बोहाइड्रेट्स है तो कितना, दैट इज डिसाइडेड बाय द बैलेंस डाइट एंड दैट कंटेन्स इन अ बैलेंस डाइट, ठीक है। जब कोई न्यूट्रिएंट हम एडिक्वेट अमाउंट और करेक्ट प्रोपोर्शन में ले रहे हैं, और वो प्रोपोर्शन हमें कहां से पता चलता है? दैट इज फ्रॉम द फूड पिरामिड, ठीक है। ये है फूड पिरामिड, जिसका जो बेस है दैट इज फॉर्म्ड बाय द सीरियल्स एंड ग्रेन्स, जैसे हो गया व्हीट, राइस एटसेट्रा, और उसका जो एपेक्स है दैट इज फॉर्म्ड बाय द फैट्स एंड ऑयल्स। तो जो इसका बेस है दैट कंटेन दोज फूड प्रोडक्ट विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। तो वो हो गया सीरियल्स एंड राइस, और एपेक्स में क्या आता है? वो आता है फैट्स एंड ऑयल्स। तो फैट्स एंड ऑयल्स आर रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि विच फूड प्रोडक्ट और फूड ग्रुप इज रिक्वायर्ड इन अ मेजर क्वांटिटी इन अवर बॉडी, और विच फूड ग्रुप consist of the base of a food pyramid, or which food group is present in the apex of the food group, ठीक है, फूड पिरामिड। तो ये है फूड पिरामिड। बेस में आएगा सीरियल्स एंड ग्रेन्स, एंड उसके ऊपर हो जाएंगे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, then comes the meat and pulses, and last is fat and oil, fine, okay। now comes towards the health। न्यूट्रिएंट्स हमने देख लिया, फूड देख लिया हमने कि वो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी इनटेक करती है ताकि उसे एनर्जी मिल सके, या बॉडी को रिपेयर होने में हेल्प मिल सके, और या फिर हमें डिजीज से बचाया जा सके। तो उसके लिए हम खाना खाते हैं। खाना बहुत टाइप्स का हो सकता है, जो हमने देखा ICMR ने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया, लेकिन बहुत ज़रूरी है खाना खाने के साथ उसे सही क्वांटिटी और सही प्रोपोर्शन में खाना, जो कि हमें बताता है बैलेंस डाइट में, ठीक है। एंड बैलेंस डाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फूड पिरामिड, फाइन। देन कम्स टुवर्ड्स द न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं? जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फूड में कंटेन होते हैं। उसमें आ गया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसमें हमने देख लिया कि कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स आ जाते हैं मैक्रो में, एंड माइक्रो में आ जाता है आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स, फाइन। अब आगे हम हेल्थ की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू WHO, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज कॉल्ड हेल्थ एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। सिर्फ बीमारी का ना होना ही हेल्दी होना नहीं है, बल्कि एक इंसान हेल्दी तब कहलाता है जब वो फिजिकली, मेंटली, सोशली कंप्लीटली वेल बीइंग है, मतलब उसकी बॉडी भी परफेक्टली फाइन है, सोशली भी, सोसाइटी में भी ही इज बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ अ सोसाइटी, जैसे सोसाइटी को रिक्वायर्ड है वैसा ही बिहेव कर रहा है, ठीक है, कोई डिप्रेशन नहीं, कुछ नहीं। मेंटली भी हर तरीके की सिचुएशन को कोप अप करने के लिए ही इज रेडी, ठीक है, स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए ही इज फाइन। तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है हेल्थ, ठीक है, एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। एंड हेल्थ इज डिपेंड अपॉन द हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम। तो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स और जितने भी सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया जो काम करता है खाने को पचाने से लेकर, रेस्पिरेटरी हो गया जो सांस लेना और सांस को, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए काम करता है, ये सभी सिस्टम का आपस में काम करना और प्रॉपर फंक्शन करना ही डिसाइड करता है एक हेल्दी बॉडी को, ठीक है। मतलब हार्मोनियस फंक्शन ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर अ बेटर हेल्थ, ठीक है। ओके, नाउ कम्स टुवर्ड्स द फिटनेस। फिटनेस क्या है? फिटनेस इज एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज और टास्क एंड विथस्टैंड स्ट्रेस विदाउट फटीग। मतलब इंसान की इतनी क्षमता कि वो हर एक्टिविटी कर सके, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, बिना थके हुए, बिना अनड्यू स्ट्रेस लिए हुए, बिना अनड्यू यू कैन से कि बॉडी पे असर डाले हुए, वो हर तरीके की फिजिकल एक्टिविटी कर सके अकॉर्डिंग टू हिज एज विदाउट गेटिंग अनड्यू फटीग, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द फिटनेस। तो इन सब की आपको डेफिनेशन एक एक बार रीड आउट करने की जरूरत है, क्योंकि डायरेक्टली ये वर्ड्स मेंशन है सिलेबस में, तो क्वेश्चंस डायरेक्ट इनकी डेफिनेशन से भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट डज फिटनेस स्टैंड फॉर और व्हाट डज हेल्थ स्टैंड फॉर, ठीक है।
तो फिटनेस को कैसे अचीव किया जा सकता है? हेल्दी होने और फिटनेस होने में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक इंसान हेल्दी हो सकता है, वो अपने उसके सारे बॉडी फंक्शन बहुत परफेक्टली काम कर रहे हैं, बट ही मे नॉट बी फिट। मतलब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, बट ही कैन नॉट, यू कैन से कि अगर वो थोड़ा सा भी चले तो वो थक जाए। इट कैन बी बिकॉज ऑफ उसका वेट जितना उसका रिक्वायर्ड बॉडी हाइट के हिसाब से है उतना नहीं है, बहुत से रीजन हो सकते हैं। बट अ हेल्दी एंड फिटनेस में दो अलग अलग चीजें आ जाती हैं। फिटनेस को अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दैट इज एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन, रेस्ट एंड रिकवरी। ठीक है, एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन, रेस्ट एंड रिकवरी। हेल्दी पर्सन को आप अगर ऐसे किसी पर्सन को विजुअली देखेंगे तो आप बोलेंगे ठीक है ये प्रॉपरली काम कर रहा है, ही इज हेल्दी। ठीक है, वो प्रॉपरली, उनमें कोई बॉडी डिफेक्ट नहीं है जो विजिबल हो। ठीक है, तो हम उस इंसान को यू कैन से कि हम उसे हेल्दी कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन फिटनेस कैसे हम कंसीडर करते हैं? जब इंसान बिना थके हुए सुबह से शाम तक वो अपनी प्रॉपर सारे जो अपने वर्क्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको निभाता है। ठीक है, उसे बॉडी में किसी भी तरीके की थकावट महसूस नहीं होती। अक्सर होता है ना कि यंगस्टर्स भी आजकल अगर 3 घंटे लगातार खड़े हो गए तो बैक एक होने लगी है, टांगों में दर्द हो रही है, तो वो आ जाता है कि वो फिट नहीं है। ठीक है, हेल्दी वो है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, किसी चीज़ की दवाई नहीं खा रहे हैं, लेकिन फिट नहीं है। ठीक है, तो फिटनेस के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी आ जाती है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। ये कहा जाता है कि अगर कोई इंसान है, अगर उसको कोई भी सोशल अब्यूज़ अगर वो कर रहा है, जैसे मतलब सपोज स्मोकिंग है, लेकिन साइड बाय साइड वो फिजिकल एक्टिविटी भी कंटिन्यू रखता है, तो उसकी बॉडी का जो टोटल फंक्शन है ना वो कंपैरेटिवली बेटर होगा एज कम्पेयर टू वो उस इंसान की जो स्मोकिंग नहीं करता बट फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करता। तो यू कैन सी कि फिजिकल एक्टिविटी जो है ना वो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर फिजिकल एक्टिविटी इंसान नहीं करे तो धीरे धीरे जो उनके ऑर्गन सिस्टम है ना वो धीरे धीरे काम करना स्लो डाउन हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन होता है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कि कितने साल इंसान जिएगा, वो कम हो जाती है। तो सबसे पहला है फिटनेस के लिए एक्सरसाइज। दूसरा आता है प्रॉपर डाइट, जो हमने पढ़ा बैलेंस डाइट में, एडिक्वेट अमाउंट और सही प्रोपोर्शन में। तीसरा आ जाता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कि विटामिन्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, कार्ब्स भी, दैट कम्स अंडर द प्रॉपर डाइट। रेस्ट, एक्सरसाइज के साथ साथ जरूरी है रेस्ट। नॉर्मली 6 से 8 घंटे की नींद बताई जाती है जो शरीर के लिए ज़रूरी है, एंड उससे कम नींद आपकी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकती है। क्योंकि कभी कभी होता है आजकल एडोलसेंस में ये है कि पूरा दिन टीवी पे देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे हैं, तो नींद ही नहीं आ पा रही है, नींद ही नहीं ले पा रहे, जिससे इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो रही है, स्लीपलेसनेस, स्लीप डिप्राइवेशन, जिससे पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो रेस्ट भी शरीर के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी एक्सरसाइज है। ठीक है, रेस्ट भी उतनी ज़रूरी है। नेक्स्ट इज रिकवरी। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम बॉडी में हो गई है, कोई बीमारी है, तो उससे रिकवर करना, प्रॉपर 100% रिकवरी करना। फाइन, तो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट फॉर द फिटनेस। नेक्स्ट आ जाता है फिट इंडिया कैंपेन। फिटनेस की इंपॉर्टेंस को और ज़्यादा कहें कि लोगों तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था फिट इंडिया कैंपेन ऑन 29 अगस्त 2019। अभी जो JKSSB के रिसेंट एग्जाम हुए हैं उसमें JKSSB ने कुछ बिल्कुल करंट अफेयर्स, बिल्कुल रिसेंट वाले क्वेश्चंस भी पूछे हैं जो 1-2 महीना रिसेंट रहे हैं, इसीलिए मैंने ये फिट इंडिया कैंपेन इसमें इंक्लूड किया है। मे भी क्योंकि फिटनेस एक टॉपिक मेंशन्ड है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि 2024 में जो फिट इंडिया कैंपेन के एम्बेसडर हैं वो कौन है, तो वो है नरेंद्र कुमार यादव, जो कि हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के। ठीक है, एम्बेसडर कौन है? नरेंद्र कुमार यादव। एंड सेकेंड इज सिंबल क्या है फिट इंडिया कैंपेन का? दैट इज एशियाटिक लॉयंस। और ये लॉन्च कब किया गया था? 29 अगस्त 2019 में। अब फिट इंडिया कैंपेन में किया क्या जाता है? लोगों को मोटिवेट किया जाता है। जनरली ये स्कूल्स कॉलेजेस में स्टार्ट किया जाता है कि टीचर्स को, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए कि एटलीस्ट वो एक दिन में कम से कम 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी को दें, चाहे फिर वो योगा करें, साइकिलिंग करें, कोई भी गेम ले लें, बट वो फिजिकल एक्टिविटी करें। इससे क्या होगा कि बच्चे को जब स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स की तरफ या फिजिकल एक्टिविटी की तरफ डाला जाएगा तो एक हैबिट इनकलकेट हो जाएगी और इन लॉन्ग टर्म्स जो है एज अ होल हेल्दी इंडिया डेवलप होगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज टॉपिक, दैट इज फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस। तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, अगर आप इसमें पढ़ने चाहें तो बहुत सी चीज़ें और आ जाती है, बट जो हमारे सिलेबस के हिसाब से मेंशन है वो मैंने इसमें कवर किया है। इससे ज़्यादा जो भी कुछ होगा मैं नेक्स्ट आगे के वीडियो लेक्चर्स में आपके साथ शेयर करती रहूँगी।
तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए वीडियो टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।